हेलो एवरीवन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि ये टॉपिक आपका और क्लियर हो जाए। सो आपको याद है कि हम लोगों ने 3 बड़े इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़े हैं, हंस रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड अबाउ रूल। यू नो कि अबाउ किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? बिल्डिंग अप, यानी कि सबसेल में जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यू नो कि जो सबसे कम एनर्जी का सबसेल है उसको सबसे पहले फिल करेंगे, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p। ये ऑर्डर हम लोगों ने कर लिया है। 3s, 3p एंड इसके बाद 3p के बाद हम लोग क्या भरते हैं? 3d नहीं भरते हैं, पहले 4s भरते हैं, फिर 3d एंड देन 4p एंड सो ऑन। ये एनर्जी ऑर्डर हम लोगों ने किया है। देन फिर आपने हंस रूल में क्या सीखा है? हंस रूल में ये सीखा है आपने कि किसी सबसेल के ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो किस तरह फिल करते हैं कि जैसे मान लो p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें पता है कि p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमें एक एक करके ऐसे भर सकते हैं या फिर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भर सकते हैं विद द सेम स्पिन। ये दोनों ही करेक्ट हैं। अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल कर देते हो तो ये हंस रूल को वायलेट करेगा, ठीक है। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी एटम के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम करें कि ये एक ऑर्बिटल है, इस पे अगर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लें तो फिर इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके लिए चारों क्वांटम नंबर कौन कौन सी? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन s और ms, ये क्या हो जाएंगी? चारों सेम हो जाएंगी और ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट करेगा। करेक्ट। तो ये हमने अभी तक सीख लिया है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जिससे कि टॉपिक थोड़ा और क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, एलिमेंट हमारे पास है रुबीडियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 37 है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको? फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर बताना है आपको। तो पहले हम इसका क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ रुबीडियम, ठीक है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कौन सा सबसेल भरते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम हो? तो 1s2, देन 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3p के बाद 4s का नंबर आता है। आपको टेबल अबव की याद होगी शायद। देखो ध्यान से, ये एनर्जी का ऑर्डर था 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p एंड 5s, ठीक है। और आपको पता है कि सभी s में मैक्सिमम 2 होते हैं और p में मैक्सिमम 6 होते हैं, मिनिमम में 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो 4s 2 एंड देन 4p6 एंड इसके बाद यहाँ पे पहले 3d आएगा, 3d 10, 4p6 एंड इसके बाद 5s 1। एक बार चेक करते हैं तो 10 यहाँ तक 18, 20, 30 प्लस 32, 38, once more
10, 18, 20, 30, 36 एंड 37, राइट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5s में होगा। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह पूछे तो इसको अरेंज किया करो। अरेंज का मतलब ये होता है कि ये देखो कहीं कि ये देखना पड़ेगा आपको कि सभी जो सेम सेल के सबशेल वो एक साथ है कि नहीं है। देखो यहाँ तक तो ठीक है, तो आप इसको वैसे ऐसे लिख सकते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d10। देखो हम ये पहले हमको पता है कि हमने 4s को पहले फिल किया है, बाद में 3d को फिल किया है। जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो अकॉर्डिंग टू अब रूल फिल करते हैं। लेकिन अरेंज करने का फ़ायदा क्या है, ये बहुत इसको हम आगे सीखेंगे, जिससे हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये एप्लीकेशन आगे करना है, इसलिए अभी से आप इस तरह लिखा करो, पहले अब रूल के अकॉर्डिंग और फिर अरेंज कर लिया करो, जिससे कि बड़ी सेल बाद में आए। 3d10 एंड इसके बाद 4s2, 4p6 एंड 5s1। सो ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो कि 5s सबसेल में है। इसको हम बाहर इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे कर सकते हैं, या 1 इलेक्ट्रॉन की स्पिन को डाउन दिखा सकते हैं। अब देखो n किस सेल का इलेक्ट्रॉन है, 5th का, तो n की वैल्यू 5 हो गई, करेक्ट। एंड s है तो s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0, यू नो दैट। और जब l 0 होगा तो m की वैल्यू भी क्या आती है, 0। और स्पिन जो है ms की वैल्यू या तो आप +½ ले लो या फिर -½ ले लो, और -½ कोई भी एक ले सकते हो। ये स्पिन क्वांटम नंबर क्यों अराइज होती है, मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर इस तरीके से सर्कुलर मोशन के अलावा अपनी एक्सिस में भी रोटेट करते रहते हैं। तो रोटेशन जो एक्सिस के होगा वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक हो सकता है, यानी कि स्पिन +½ या -½ ले सकते हैं क्वांटम मैकेनिकली। ये दो इलेक्ट्रॉन को डिफर दिखाने के लिए ये वैल्यू चूज की गई हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर इसको +1 -1 के लिए ले सकते हैं, क्योंकि ये पहले तो ऑलरेडी हम +1 -1 की वैल्यू l में आ जाती है, तो हम कंफ्यूज इसमें ना हो। ये इस तरीके से कोई डेरिवेशन नहीं है, क्वांटम मैकेनिकली ऐसे ही असाइन कर दिया गया है बस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसे क्वेश्चन 2 है, मैं आपसे कहूँ फॉर क्रोमियम एटम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फॉर क्रोमियम एटम फाइंड number of electron in L equal to 1 and L equal to 2 सबशेल। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। क्रोमियम एटम के लिए आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L equal to 1 एंड L equal to 2 सबशेल। तो पहले क्या करो, अब इसका आंसर करते हैं हम लोग। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो देखो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24, एंड इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इसके बाद क्या होता है 4s2, 3d4, हो गया 24। बट इसमें क्या होता है एक्सेप्शन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी 3d हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड और मोर स्टेबल, तो आपको पता चल जाएगा जब भी 3d4 हो तो समझ लेना कि कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यह क्या जाएगा 4s1, 3d5। तो देखो मैं अगर आप इसमें पूछता कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चौरा क्वांटम नंबर बताओ, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3d में गया है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन वो होता है जो अबाउ रूल के अकॉर्डिंग भरा जाता है, ठीक है, करेक्ट। और सबसे बड़ी सेल कौन है यहाँ पे, 4s है, या तो 4th सेल है, चौथी सेल है, या तीसरी सेल है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3rd सेल में है, ठीक है। सो ये हो गया। अब पूछा गया था कि L equal to 1 और L equal to 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो L equal to 1 किसके लिए होता है, L equal to 1 होता है P सब सेल के लिए, मानते हो इस बात को। और L equal to 2 होता है, L equal to 2 होता है D सब सेल के लिए, ठीक है। अब देखो L equal to 1 किसके लिए पॉसिबल है, L equal to 1 जो है वो इसके लिए है L equal to 1,
और इसके लिए है L इक्वल टू 1। इन दोनों के लिए L इक्वल टू 1 है क्योंकि ये P में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 + 6 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो L इक्वल टू 1 के लिए टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और L इक्वल टू 2 किसके लिए होता है? डी सबसेल। डी सबसेल कितना है यहाँ पर? ये है, देखो डी सबसेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल? 5। तो L इक्वल टू 2 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये क्वेश्चन था। अब आप शायद इसको अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि n इक्वल टू 3 और L इक्वल टू 2 में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल फॉर n इक्वल टू 3 एंड L इक्वल टू 2? तो देखो n इक्वल टू 3 यानी कि थर्ड सेल, और L इक्वल टू 2 यानी कि उसका D सब सेल, तो ये बन गया 3D। और 3D में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10। तो आंसर कितना आ गया? 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 4। जैसे मैं पूछूं फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम एटम। स्कैंडियम एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर बताना है। तो स्कैंडियम एटम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 21 है। तो इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? सबसे लास्ट में किसको भरा आपने? 3d में, 3d को। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया है। और आपको पता है 3d में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो 3d सबसेल में टोटल 5d ऑर्बिटल होते हैं इस तरीके से। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है ये पांचों डी ऑर्बिटल डीजनरेट हैं। क्या है? डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रॉन को पांचों में किसी में भर दो। आपको पता है कि जो 5 डी ऑर्बिटल आपने सीखे हैं बच्चों, उसमें इनके नाम क्या थे? dxy, dyz, dzx, dx2y2 एंड dz2। इन पांचों की एनर्जी बराबर है। इन पांचों में से किसी में भी इस इलेक्ट्रॉन को आप फिल कर सकते हो। तो जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रॉन को बोलता हूँ कि मैंने ये भर दिया ऐसे, तो ऐसा नहीं कि ये dxy में इस बॉक्स को मैं dxy बोलूँ। बिल्कुल फ्री हो आप। इसको आप dxy बोलो, dyz बोलो, dzx बोलो, dx2 - y2 बोलो, कुछ भी कह सकते हो इसको आप। ठीक है, अब देखो जरा इसके लिए हम कैसे बताएंगे चारों क्वांटम नंबर। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया है। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है या एफ में जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं। तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 3। और L की वैल्यू क्या आ गई? तो D के लिए L की वैल्यू क्या होती? 2। अब M की वैल्यू आप कहोगे कि जब L की 2 वैल्यू होती है तो M की वैल्यू क्या हो सकती है? तो M की वैल्यू L2 के लिए यू नो दैट जो M की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2। इन पांचों में से आप कोई वैल्यू ले सकते हो। क्यों? अगर कहीं पर ऐसा मेंशन है कि नहीं इसको -2 लेना है, क्योंकि आपको बता दूं कि बुक्स में या कहीं पे ऐसे बोल देते हैं कि ये 5 ऑर्बिटल जो हैं, तो जो ये 5 ऑर्बिटल हैं, अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू ऐसे होगी -2 -1 0 +1 +2। तो बोलते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैल्यू -2 होगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये पांचों डी ऑर्बिटल में किसी का नाम हो सकता है। ये dxy हो सकता है, ये भी dxy हो सकता है, ये भी dxy हो सकता है। तो आप इन पांचों में कोई वैल्यू ले सकते हो m की, नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि m की वैल्यू -2 हो सकती है। इट मे बी -1 और इट मे बी -1 और इट मे बी 0 और इट मे बी +1 और इट मे बी +2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है इन पांचों डी ऑर्बिटल में
किसी में भी हो सकता है, ये पूरी तरीके से आज़ाद है। तो m की वैल्यू इन पांचों में से कोई भी हो सकती है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ये कहीं भी हो, आपको पता है कि s की वैल्यू या तो इसके लिए प्लस हाफ होगी या फिर इसके लिए माइनस हाफ होगी। सो ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज को बूस्ट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, समझ आ गया। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात और समझ लेना यहीं पर कि आपको केटायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे। सो यहाँ पे हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ केटायंस, है ना। क्वेश्चन अभी 4 किए हैं, 5 अभी करेंगे हम लोग। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ केटायन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ केटायन, ठीक है। केटायन का कैसे करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो देखो ध्यान से। जैसे अभी आप पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 19। कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में गया। अब मैं आपसे कहूँ कि के प्लस का करो, तो के प्लस का करने के लिए आप ऐसे कह सकते हो कि भाई प्लस का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसको हम लिखेंगे 19 - 1 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसका जो 18 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो 18 जो इलेक्ट्रॉन्स वो तो आर्गन के होते हैं। किसके होता है, आर्गन का। तो अभी भी हम इसको पोटेशियम आयन ही बोलेंगे, आर्गन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लें तो ये आर्गन की तरह बन जाएगा। पोटेशियम पोटेशियम ही रहेगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव करो या उस पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करो। तो आप क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो जो सबसे आउटर सेल हो उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। ये बेस्ट तरीका होता है करने का। अब तो आंसर उससे भी सेम आ सकता है। तो कैसे लिखोगे, देखो पोटेशियम प्लस से कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0। ये पोटेशियम प्लस का हो गया। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर आप चाहते हो कि गलती ना हो, क्योंकि आल्दो 1 से लेकर 20 तक तो गलती नहीं होती, लेकिन मैं आपको सब बता रहा हूँ 21 से लेकर 30 तक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर आप पहले से इलेक्ट्रॉन को माइनस 1 करके करोगे। तो अभी मैं इसका जवाब आपको देता हूँ 2 मिनट बाद, जब मैं आगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और देखो बच्चों, जैसे पोटेशियम की कन्फिग्रेशन को और कैसे लिखा जा सकता है। आपको इनर्ट गैस के बारे में पता है ना कि हीलियम इनर्ट गैस होती है, नियॉन, इसके बाद आर्गन, फिर क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन। आपको याद हो कि ये इनर्ट गैस हैं, ये स्टेबल गैसेज होती हैं क्योंकि इनका बहुत ही स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है। तो ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, और जो रिएक्ट नहीं करेगा वो क्या होगा, स्टेबल। इसको मैंने कहा था कि मैं इसको हैप्पी फैमिली बोलता हूँ और इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, ठीक है। हैप्पी फैमिली एलिमेंट्स, करेक्ट। अब देखो, जिससे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, और उसमें 8 जोड़ दो तो नियॉन का कितना होता है 10 एटॉमिक नंबर। इसका 8 फिर जोड़ दो तो ये 18 होता है, फिर 18 जोड़ दो तो ये 36 है, ये 54 है और ये 88 है। वैसे इस साइड लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, मैंने इसे बताने के लिए लिख दिया है। तो ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 38, 54, 88 हो जाएगा वो हैप्पी फैमिली को बिलोंग कर जाएगा, उसकी भी ज़िंदगी में बड़ी खुशियाँ आ जाएंगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनको ले करके किया जाए तो कैसे कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम है, देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 + 2 8 और +6 कितना हुआ 8 6 14 + 2 16 + 2 18। तो मैं पोटेशियम जो 19 था उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ AR, यानी कि 18 नंबर की जगह मैंने AR यूज कर दिया और 4s1 ऐसे भी बुक में लिखा होता है।
ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। यानी कि इन एलिमेंट को यूज कर सकते हो, आपको मैक्सिमम यूज करना है, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की। यानी कि आप कह सकते हो सर मैं 2 के लिए हीलियम यूज कर लूँ, फिर 10 के लिए नियॉन यूज कर लूँ, ऐसा नहीं है। पूरे के लिए एक, इतने सारे इनर्ट गैस एलिमेंट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे मान लो आपको मैग्नीशियम का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, या सोडियम का लिखना है। चलो 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब देखो यहाँ तक कितने एटॉमिक नंबर है, 10, और नियॉन का कितना होता है 10। तो आप इसको ऐसे लिखते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर नियॉन ऐसे ब्रैकेट बना दिया और 3s1, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो। चलो अब मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको करना है Cl का और Cl माइनस का। तो नेगेटिव आयंस मैंने ले लिया, तो Cl का एटॉमिक नंबर 17, नेगेटिव चार्ज जब होता है तो एक जुड़ जाता है, तो 17 + 1 कितना हो गया इसका एटॉमिक नंबर, इसका 18। एटॉमिक नंबर 18 नहीं हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। और हम इलेक्ट्रॉन का कन्फ्यूजन कर रहे हैं, प्रोटॉन का नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो गया 17। अब एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, तो जो आउटर सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, अगर ऐड हो सकते हैं तो इसका कैसे करोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया आंसर। ये पूरा AR हो गया। तो यहाँ पर हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आउटर कन्फिग्रेशन अगर नहीं दिखा सकते हैं तो ऐसा नहीं कि आप कह दो कि ये इसकी जगह पूरे को AR लिख दो, नहीं ऐसे नहीं। अगर इसके आगे कुछ होता तब इसको लिख देते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मैंने बता रहा हूँ कि इसी से कहीं बुक में दिया होता है। तो Cl माइनस का ये हो गया और Cl का ये हो गया, करेक्ट। तो अच्छा, एक वर्ड से आपको अवेयर होना चाहिए। आपने एक वर्ड सुना होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये मैंने बताया था जब मैंने रिडॉक्स पढ़ाया था, वापस बता रहा हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे आपने आइसोटोप्स का नाम सुना है, याद करो, आइसोटोप्स। फिर आपने आइसोबार्स सुना है, आइसोबार्स। आपने शायद आइसोटोन्स भी सुना होगा, ठीक है। आइसोमार्फस, यानी कितने सारे वर्ड होते हैं। इस चैप्टर में सारे वर्ड क्लियर होने चाहिए। सो आइसोटोप्स क्या थे, अभी मैं आइसोटोप्स आइसोबार्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये पता होना चाहिए, नाइन्थ में था। आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे आइसोटोप्स का एग्जाम्पल मैं अगर दूं तो आपको बेस्ट एग्जाम्पल है 1h1 1h2 1h3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये पढ़ा आपने। देखो इनके सभी के एटॉमिक नंबर कितने हैं, 1 1 1। तो सेम एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और आइसोबार्स में क्या बोलते हो आप, आइसोबार्स में क्या बोलते हो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। देखो इस बार एलिमेंट अलग अलग है ना, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। और आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिसमें कि न्यूट्रॉन नंबर सेम हो, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मैं इसके नीचे बस अभी लिखता हूं न्यूट्रॉन्स। देखो आइसो का मतलब ही होता है सेम, तो आइसोटोन्स यानी कि न्यूट्रॉन सेम। आइसोमार्फस अलग वर्ड है, जिसके सेम, जिसमें एनायन या केटायन सेम स्ट्रक्चर के हो, जनरली एनायन के लिए करते हैं, सेम स्ट्रक्चर हो और सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो। ये किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, इस पर अभी हम वापस आएंगे। पहले मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे आता हूँ। देखो आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे हमने क्या सीखा, पोटेशियम प्लस, एंड इसके बाद स्कैंडियम 3+, Cl माइनस, एंड इसके बाद क्रोमियम 3+, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं। तो देखो पोटेशियम का 19 होता है, 1 प्लस गया, कितना बचा
18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी 19 है, ये ध्यान रखना। प्रोटॉन इसमें 19 है, जब प्लस चार्ज लगाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, 3 चले गए, कितना बचा? 18 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन अभी भी 21 है। Cl में 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, एक आ गया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 24, यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन्स 24 प्रोटॉन्स, 3 चले गए, प्लस का मतलब चले गए तो कितना बचा? 21। तो इसका मतलब क्या है कि K प्लस Sc3 प्लस एंड Cl माइनस जो होते हैं दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, पर क्रोमियम नहीं है इन चारों में से। करेक्ट। अब मुझे बताना क्या है, Cr3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको आप क्वेश्चन नंबर 5 मान सकते हो। अब ये इस पे आप सीख जाओगे बहुत सारी बातें। Cr3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cr3 प्लस का। अब देखो, मैं आपको सजेस्ट क्या कर रहा था उस टाइम कि आप इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है ना, आप कहोगे 24 माइनस में 3 कर दूं तो ये 21 आ गया, तो 21 का कर देंगे, वही Cr3 प्लस का हो जाएगा। लेकिन वेट, समझना ध्यान से। अभी क्या करो, आप भूल जाओ कि इस पे 3 प्लस हैं, भूल गए, और आप 24 का कर लो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद किसका नंबर आता है? 4s का, इसमें होता है एक्सेप्शन, तो 4s1 3d5, ये हो जाएगा इसका। ठीक है। अब देखो 3 प्लस चार्ज है, तो जब 3 प्लस चार्ज है तो आउटर से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, आउटर सेल से। आउटर सेल से यहाँ पे क्या है बताओ पहले? आउटर सेल जो सबसे बड़ी सेल हो उसी से तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। अब अगर इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं बाहर, तो पहले तो आउटर सेल से निकालोगे या पहले हाथ डाल के अंदर वाली सेल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे फिर आउटर से निकालोगे? तो आउटर सेल यहाँ पे 4s है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो सकता है कि सर हमने लास्ट में तो 3d भरा है, लेकिन निकालते वक्त इलेक्ट्रॉन को मैं 4s से क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि 4s ही आउटर सेल है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा और फिर रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इससे जाएंगे। टोटल कितने निकालने? 3। तो देखो कैसे, ध्यान से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d3, ये हुआ आंसर। करेक्ट। और अगर आपने इसको ऐसे कर दिया होता कि आपने पहले क्या किया, अब देखो Cr3 प्लस है ना, तो हमने क्या किया, पहले 24 माइनस 3 करके 21 कर दिया। अब 21 का लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड इसके बाद इसका नंबर आया 4s का, तो 4s2 एंड 3d1 2 10 प्लस 2 12 6 18 20 एंड 21। करेक्ट। और हमारा आंसर ये गलत हो गया, जबकि 21 यहाँ पर भी है। यू कैन सी कि 21 ही क्या किया मैंने, ये गलत हो गया। इसलिए मैंने कहा क्योंकि ये तो आपने स्कैंडियम का कर दिया ना, और क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो स्कैंडियम नहीं बन जाएगा। करेक्ट। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप भूल जाओ कि क्या चार्ज है, पहले उसका रियल वाला कर लो, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है या ऐड करना है वो आउटर सेल में आप कर दो। ये मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ केटायन के करने के। ठीक है। अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड नंबर ऑफ unpaired electron in Fe2 plus Cr3 प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें क्वेश्चन जरूर आएंगे, Cr3 प्लस एंड स्कैंडियम 3 प्लस।
इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ना हो। जैसे कि ये ऑर्बिटल है आपका, इस ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये तो अनपेयर्ड है ना बेचारा। अगर इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो ये पेयर्ड हो गया, तो ये पेयर्ड है और ये अनपेयर्ड है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है और इसका लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी हमने +2 नहीं लगाया, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड लास्ट में 3d6 ये आया। अब +2 का करना था हम लोगों को, तो +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो सबसे पहले किससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे? आउटर सेल से। आउटर सेल्स क्या पे 4s, तो ये 4s में क्या हो गया 0। अब देखो 1s तो पूरा फील्ड है, 2s भी पूरा फील्ड है और 2p भी पूरा फील्ड है, तो यहाँ पे तो पेयर होंगे, यहाँ भी पेयर होंगे, यहाँ भी पेयर होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के चांस हमेशा आउटर सेल में होते हैं। अब देखो जब 3d6 को करते हैं तो 3d में टोटल कितने, इस सब सेल में टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 और ये 5। ठीक है, तो पहले हमने 1 फिल किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। हंस रूल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। देखो पहले 1 ही फिल कर रहा हूँ, अभी एक और है तो हमने क्या करा दिया यहाँ पर? पेयरिंग करा दिया, करा दी पेयरिंग। अब देखो ये तो पेयर्ड हो गया, कितने अनपेयर्ड बचे? 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या आ गया? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए यहाँ पर? 4। ठीक, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। अब आते हैं Cr3+ में। तो Cr3+ का लिखो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Cr3+। तो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं हम लोग कि इस पे प्लस चार्ज नहीं है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर इसमें एक्सेप्शन होता है तो 4s1 3d5। अब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो पहले किससे जाएंगे? आउटर सेल से। इलेक्ट्रॉन को फिर से मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को भरना है अबव रूल के अकॉर्डिंग और निकालना है आउटर सेल से पहले। तो यहाँ पर देखो 1 तो यहाँ से गया, तो ये हो गया 0 और 2 यहाँ से गए, टोटल 3 निकालने ना। तो एक तो पहले 4s से निकाल दिया, सबसे आउटर सेल थी, फिर 2 यहाँ से गए। जब 2 यहाँ से गए तो क्या बच गए? 3d3। करेक्ट। अब यहाँ तक तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो अनपेयर्ड इसी में होंगे। तो क्या करते हैं? डी के सारे बॉक्स बना लेते हैं, सारे ऑर्बिटल बना लिए इस तरीके से, और 1 2 3 यानी कितने अनपेयर्ड हुए? टोटल 3 अनपेयर्ड। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, राइट। अब आते हैं स्कैंडियम 3+ में। स्कैंडियम 3+, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, लेकिन 3 चले गए तो 18 बचा। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि 3+ हम नहीं देख रहे हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या आएगा? 4s2 3d1। ये हो गया 21 का। अब कितने इलेक्ट्रॉन गए? टोटल 3। तो यहाँ पे 0 हो गया, 2 यहाँ से चले गए और 1 यहाँ से भी चला गया, 0 हो गया। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d से रिमूव होंगे। अब बताओ, ये भी फील्ड है, 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 तो कितने अनपेयर्ड हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। जैसे मैं आपको पूछूं p6 में कितने अनपेयर्ड हैं, तो आंसर कितना आएगा? 0। क्यों? p6 तो बेचारा पूरा भरा हुआ है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, इट इज फील्ड अनपेयर्ड। अब आप ये कह सकते हो सर कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहे हो, तो मैं कहूँगा क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका आगे मतलब भी आप सीखोगे कि जिस आपने ये सुना होगा, एक बार ये सुना होगा कि कोई कोई सब्सटेंस ऐसे होते हैं, सब्सटेंसेस जिसके पास मैग्नेट लेके जाओ, मैग्नेट, तो वो जाके उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
लेकिन शायद आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि किस टाइप के सब्सटेंस ऐसे हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि आयरन के पास अगर आप मैग्नेट लेके आओ, दिस इज अ मैग्नेट, तो आयरन क्या होता है, इस मैग्नेट में चिपक जाता है एकदम से, ठीक है, दिस इज अ मैग्नेट। तो ये बात अब आप समझ सकते हो कि जिसके पास अनपेड होते हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि दे अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस या मैग्नेट। अभी आप इतना हाईटेक वर्ड हमको नहीं सीखना है, बस ये समझ लो कि जिसके पास सब्सटेंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द सब्सटेंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड। बेटर वर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अभी हम लोग, मैंने कहा ना कि अभी मैं, क्योंकि इस चैप्टर में बस इनके नेम है, बस इनको समझना है कि हाँ भाई ऐसा होता है। और जिस सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो कैसे डिफाइन फिर से कर सकते हो, द सब्सटेंस विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड these substances are attracted by magnetic field और magnetic field of lines, ठीक है। और जिसके पास the substances which do not have unpaired electron are called diamagnetic substance, diamagnetic डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये DIA होता है बच्चों, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, करेक्ट। तो ये बस अभी ऐसे डेफिनेशन है, और ये जो होते हैं वो मैग्नेट से रिपेल होते हैं। तो जो सब्सटेंस मैग्नेट से अट्रैक्ट ना हो वो डायमैग्नेटिक होता है, और जो रिपेल हो जाए वो, सॉरी, जो रिपेल होता है वो डायमैग्नेटिक, और जो अट्रैक्ट होता है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो जैसे आयरन अट्रैक्ट होता है, तो क्योंकि आयरन के पास क्या होते हैं, अभी आपने देखा कि आयरन के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, ये देखो अभी मैंने बताया ना कि आयरन के पास जो है टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है। मैंने केटायन 4 लिया है, वैसे तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसे Fe3+ में तो 5 आ जाएंगे, तो इसमें 4 अनपेयर्ड है, 5 भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं पूछूं कि Fe3+ में कितने अनपेयर्ड हैं, Fe3+ में, तो आप कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं टोटल, 3। तो 2 तो यहाँ से चले गए पहले आउटर सेल से, और यहाँ पे एक यहाँ से गया, तो ये कितना बचा आपका 3d5, और कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे यहाँ पर, 5 अनपेयर्ड, करेक्ट। इस तरीके से आप कर सकते हो। वैसे एक जो कंपाउंड मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट को आप ऐसे कह सकते हो कि भाई कोई सब्सटेंस, हर सब्सटेंस की मैग्नेट से अट्रैक्ट होने की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। ये सब ऐसे टर्म्स हैं, ये हमको अभी नहीं पढ़ना है, सब फिजिक्स के टर्म है, बट यहाँ पर केवल डेफिनेशन और फार्मूला इस तरीके से। और ऐसा फार्मूला तो आपको हो सकता है मिले भी ना, रेफरेंस बुक करोगे तो उसमें लिखा होता है √NN+2 बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट है। तो काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड आ गए, ठीक है, बट कोई बात नहीं। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो √NN+2 फार्मूला होता है, जहाँ पर स्मॉल n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि Fe2+ का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो थोड़ी देर पहले आपने देखा था मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना आएगा,
n की प्लेस पर 4 कर दोगे, क्योंकि इसके पास कितने अनपेयर थे, 4 अनपेयर थे। तो इधर पहले देखा आपने 4 + 2 बोर मैग्नेट्रॉन, Bm लिख दिया यहाँ पर, बस आंसर आ गया। कितना आ गया, 4 × 2 = 6 यानी कि √24 बोर मैग्नेट्रॉन। ऐसे क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी छोटी छोटी बातें हो गई। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 7 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेता हूँ, जो अभी IIT में आया था क्वेश्चन। मैं पूछूं कि n = 3 और स्पिन क्वांटम नंबर s-½ में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पॉसिबल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल विथ दिस क्वांटम नंबर। ठीक है, इस क्वांटम नंबर के साथ कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं। अब देखो ध्यान से, आपको पता है अब n की वैल्यू दी है। अब आपको पता है कि n = 3 जब भी होता है तो यानी कि ये थर्ड सेल हो गई, और थर्ड सेल में 3 सबसेल होते हैं, 3s 3p 3d, क्योंकि आपको पता है कि n = 3 के लिए l की वैल्यू 0 1 2 ये तीनों हो सकती हैं। यानी कि 0 होगा तो ये बन जाएगा 3s, 1 होगा तो 3p एंड 2 है तो 3d। ये 3 सबसेल हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। इसमें कितने आते हैं मैक्सिमम, 6। इसमें कितने हैं मैक्सिमम, 10। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो n = 3 में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पूछा है स्पिन क्वांटम नंबर कितनी होनी चाहिए इसके लिए, -½ अब कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, 18 इलेक्ट्रॉन्स में से 9 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +½ होगी, और अदर 9 इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर -½ होगी। तो आंसर क्या आ गया इसका, 9। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। 9 इलेक्ट्रॉन्स के लिए n = 3 और ms = -½ होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसी पर मैं अब आपको देता हूँ, इसका आंसर मुझे बताना कि क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर मैं एक नया क्वेश्चन बना के देता हूँ आपको मैं, अगर n की वैल्यू 4 और स्पिन क्वांटम नंबर +½ हो तो उसके लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। देखता हूँ कि कौन स्टूडेंट सबसे पहले आंसर मुझे भेजता है। इसके लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पर, n = 4, ms = +½ में +½ ठीक है, +½ में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, टोटल पॉसिबल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मुझे देखना है कि कौन स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर देता है। ओके, सो मैं इसके बाद और भी क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करके भेजता हूँ, तो ये धीरे धीरे आपका चैप्टर अच्छा होता जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैथोड रेज, एनोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड बोर मॉडल्स। एंड वापस से यहीं पर आएंगे जिसको हमने सबसे लास्ट में पढ़ाया है, जिसको हमने सबसे पहले पढ़ाया है। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लेना फेयर कॉपी में।